हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र और इससे बिना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 2024 की बात करें तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस कर रहे हैं तो सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत इजी है, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लड के बारे में। ब्लड, जैसा कि आप सबको पता है, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ब्लड जो होता है ये स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7.4, यानी कि थोड़ा सा ये बेसिक होता है। इसका मतलब कि क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ब्लड की, यानी कि ह्यूमन बॉडी में एवरेज कितने लीटर ब्लड होता है, तो वो होता है 5 से लेके 6 लीटर के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लड का वेट। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का वेट कितना होता है, तो बॉडी का वेट जो हो उसका आप अगर 7% निकालेंगे तो ब्लड का वेट आ जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी के वेट का 7 to 8% होता है ब्लड का वेट। ये जो ब्लड है ना, अब इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सॉलिड वाला पार्ट और एक यहाँ पर होता है लिक्विड वाला पार्ट। ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट है वो 45% होता है, लिक्विड वाला जो पार्ट है वो 55% होता है। और ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये होता है प्लाज्मा, जो कि येलो कलर का होता है। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाया हुआ है कि अगर हम ब्लड की बात करें तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड वाला और एक लिक्विड वाला। सॉलिड वाला जो होता है इसमें आता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। यानी कि ये जो सॉलिड वाला पार्ट है इसमें आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये होता है प्लाज्मा और इसका कलर ना येलो कलर का होता है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि इसका कलर येलो क्यों होता है, तो बिलीरुबिन की वजह से इसका कलर येलो हो जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे इमेज में, ये है प्लाज्मा का पार्ट और यहाँ पे आता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे ये वाला जो इमेज है इससे आपको चीज़ें और भी क्लियर तरीके से समझ में आएंगी और यहाँ से ना क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल ब्लड की, यानी कि जो पूरा ब्लड है हमारी बॉडी में, इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा। एक तो है लिक्विड वाला पार्ट जिसको प्लाज्मा कहा, और एक है सॉलिड वाला पार्ट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटलेट्स और यहाँ पे लिखा है इरिथ्रियोसाइट। अब ये जो इरिथ्रियोसाइट है ये कुछ और नहीं आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इसी को इरिथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट लिखा है ये कुछ और नहीं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की तो इसका भी दूसरा नाम है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लाज्मा है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें 90% वाटर होता है, बाकी इसमें जो भी अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें केवल 10% ही होती हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो प्लाज्मा है इसका 90% जो पार्ट है वो वाटर होता है, इसी वजह से ब्लड बहुत आसानी से फ्लो होता है हमारी बॉडी में। अब 90% के अलावा जो 10% प्लाज्मा है उसमें होता है अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्लाज्मा में कितने तरीके के प्रोटीन होते हैं, तो मेनली 3 हैं, लेकिन इसके अलावा एक चौथा भी प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर जिसको कि प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। बाकी के जो 3 मेजर प्रोटीन हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स। यहाँ पे तो बात हो गई प्लाज्मा की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉलिड वाले पार्ट की,
तो इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, यानी कि श्वेत रक्त कणिका, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट में। ये जो ग्रेन्युलोसाइट है इसका क्या मतलब है कि ये कणिका युक्त हैं और अग्रेन्युलोसाइट जो है ये अकणिका युक्त हैं। अब इसमें ना आपको केवल नाम याद रखना है, ये है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और ये है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो WBC है वो 5 तरीके का होता है। ये तो हो गया ब्लड का ओवरऑल व्यू कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स को अलग अलग, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, इसको कहा जाता है इरिथ्रियोसाइट। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो RBC है इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। हमारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा ये हमारे बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव करती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये जो RBC है इसका लाइफ टाइम होता है 20 से लेके 120 डेज। ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो RBC होती है ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने कल वाले वीडियो में आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हैं, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है RBC ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेड बोन मैरो। ये जो RBC होती हैं वो हमारे बोन मैरो से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBCs। ये जो स्प्लीन होता है इसको हम RBC की कब्र कहते हैं, क्योंकि जो RBC है ना वो वहीं पे जाके एंड होती है। और स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपस में तो कॉन्ट्रास्ट हो गई। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो ओल्ड एंड डैमेज्ड वाली RBC होती हैं वो स्प्लीन में जाके ख़त्म होती हैं। तो इस वजह से हमने स्प्लीन को कहा कि ये RBC का ग्रेवयार्ड है। इसके अलावा ये जो स्प्लीन होता है वो नई वाली RBCs को स्टोर करके रखता है, तो इसका एक नाम हमने ये भी दे दिया कि ये ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी है। तो दोनों स्प्लीन को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है RBC का शेप। इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी गई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, जिसको कि हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब ये जो WBC है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। अगर आपसे पूछे कि WBC का शेप क्या होता है, तो ये इर्रेगुलर शेप का होता है, यानी कि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। और अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में लिख के दे दे अमीबा शेप्ड, तब भी आप ये आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है ना वो भी इर्रेगुलर होता है। तो इस तरीके के ऑप्शन भी लिख के दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है WBC के रिगार्डिंग कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको इमेज में भी बताया कि ये होते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। कभी भी अगर आपको चोट लग जाती है तो खून का बहना कुछ टाइम बाद रुक जाता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। और अगर ये ना हो तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और कभी भी खून बहना बंद ही नहीं होगा। इसी वजह से ये प्लेटलेट्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ भी है मैंने कि दे एक्ट ऑन द साइट ऑफ एन इंजरी और ए वुंड। जहाँ पे आपको चोट लग जाती है वहाँ पे ये काम करती हैं और ब्लड को क्लॉट कर देती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में फ्लो कैसे होता है। तो ये ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी पाइप होती हैं जिनको हम आर्टरीज एंड वीन्स यानी कि धमनी और शिरा कहते हैं। इसी के द्वारा ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स आर ए नेटवर्क ऑफ पाथवेज through which blood travels throughout the body. Arteries and vein are the two primary types of blood vessels in the circulatory system of the body. यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि रक्त वाहिकाएं,
ये एक तरह से रास्ता होती हैं जिसके द्वारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, यानी कि थ्रू आउट द बॉडी। और यहाँ पे ना दो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, पहली है आर्टरीज एंड दूसरी है वीन्स। इसको हिंदी में कहते हैं धमनी और इसको कहते हैं शिरा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। अब यहाँ पे ना समझने वाली चीज़ ये है कि आर्टरीज और वीन अलग अलग क्यों हैं। ऐसा हम क्यों नहीं बोल देते कि सभी आर्टरीज हैं या फिर केवल वीन्स हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसको हम प्योर ब्लड या फिर शुद्ध रक्त कहते हैं। इसके अलावा एक ब्लड वो होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। यहाँ पे जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आर्टरीज हमारे ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी कि शुद्ध वाला जो रक्त होता है, इसकी ज़रूरत हमारे ऑर्गन को होती है। तो इसी वजह से अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड कौन लेके जाएगा, तो वो लेके जाती हैं आर्टरीज। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। यहाँ पे ये जो आर्टरीज है ना, इनका काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेकर के जाएंगी। पर इसमें ना एक एक्सेप्शन आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज यानी कि फुसफुसीय धमनी। ये क्या करती हैं, ले जाना होता है इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये लेकर के जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ तक लेके जाती हैं, लंग्स तक। तो इसी वजह से आर्टरीज का ये एक एक्सेप्शन है। इसको मैंने आगे भी अलग से पॉइंट आउट करके लिखा है, क्योंकि जहाँ पे एक्सेप्शन होता है क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं वीन्स के बारे में। इसको हिंदी में कहा जाता है शिरा और ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि वीन्स हमारे ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, तो इसको ना गेस करना बहुत ही इजी है। ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इम्प्योर होता है, इसका यूज़ हमारे ऑर्गन नहीं करते। तो इसी वजह से डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीन्स लेकर के जाती हैं हार्ट तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है हमारे बॉडी पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ये लेकर के जाती है हार्ट के पास। अब ये हार्ट क्या करता है, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स को दे देता है। और कल जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, इनहेल करते हैं, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, और वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। इसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारा लंग्स ऑक्सीजनेटेड करके वापस से हार्ट में भेजता है, और फिर से हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर के जाती हैं आर्टरीज। तो ये वीन्स का काम है और ये है आर्टरीज का काम। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ये जो ब्लड ग्रुप है ना, क्वेश्चन आपसे ना इसमें से पूछा जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें ब्लड ग्रुप ए के बारे में, ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में एंड ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। अब ये जो ग्रुप्स हैं ए बी एंड ओ, इसमें ना एंटीबॉडीज एंड एंटीजन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो एंटीजन है इसका मतलब होता है वो सारे हार्मफुल या फिर फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि कोरोना हो गया, जीका हो गया, ये सारे एंटीजन होते हैं। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ की, तो ये क्या करती हैं, जो एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं एंटीबॉडीज़। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड ग्रुप यहीं से डिसाइड होता है। वहाँ पे देखा जाता है कि कौन से एंटीजन वगैरह हैं और वहाँ से बता दिया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ पाया जाता है वो होता है एंटीबॉडीज़ बी। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ पाया जाता है वो होता है एंटीबॉडी ए। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ पाया ही नहीं जाता, इसमें एंटीजन ज़रूर पाया जाता है।
तो जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वो थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप O की, तो O का मतलब यहाँ पे है 0, और इसमें ना एंटीबॉडीज़ तो मिलती हैं लेकिन एंटीजन नहीं पाए जाते, और इसी वजह से यहाँ पे एंटीबॉडीज़ B और एंटीबॉडीज़ B दोनों तरह के एंटीबॉडीज़ मिलने की वजह से जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की किसने थी, तो विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी की थी 1628 में। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र का जनक इनको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है। यहाँ पे ना पूरी डिटेल्स है, लेकिन आपको 2 पॉइंट याद रखना है, और वो 2 पॉइंट कौन है, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे O नेगेटिव है, जिसका भी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी किसी भी ग्रुप वाले को अगर ब्लड डोनेट करना है तो O नेगेटिव वाले डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से O नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होते हैं ये सभी से ब्लड ले सकते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सबसे ना ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसको आप ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। अगर हम बात करें A पॉजिटिव वाले की, तो ये A पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, AB पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अगर इनको ब्लड लेना होगा तो यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं उनसे लेंगे, यानी कि O पॉजिटिव O नेगेटिव से, और सेम ब्लड ग्रुप वाले से तो ये रिसीव कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दोनों याद रखना है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। AB को आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये होते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि ये सभी से ब्लड ले सकते हैं। इसके अलावा जो O नेगेटिव है इनको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी साइज़ किसकी होती है, तो WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल, इसकी साइज़ सबसे बड़ी होती है। इसके बाद यहाँ पे आता है RBC, उसके बाद यहाँ पे आएंगे प्लेटलेट्स। अगर आपसे इनका रेशियो पूछा जाए कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है, तो WBC का यहाँ पे रेशियो होगा 1, RBC का होता है 600 और प्लेटलेट्स का रेशियो होता है 40। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमने ब्लड के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, यानी क्या क्या विशेषता है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र, इसमें आता है ब्लड, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें आता है हार्ट, उसके बाद आएंगी ब्लड वेसल और लिम्फ। यहाँ पे हमने ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हार्ट के बारे में डिस्कस करना है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराते हैं, और ये जो सर्कुलेशन कराते हैं वो 2 लूप्स में कराते हैं, यानी कि डबल सर्कुलेशन कराते हैं। डबल सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक बार ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाते हैं पूरी बॉडी में, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देते हैं हार्ट के पास, और फिर से जब ये ब्लड जाता है लंग्स के पास, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके फिर से जब हार्ट के पास आता है तो हार्ट से ये फिर से जाता है पूरी बॉडी में। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ब्लड है उसका 2 बार सर्कुलेशन हो गया, इसी वजह से इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अब ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं इनमें 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 ऑरिकल होते हैं। वेंट्रिकल और ऑरिकल को हिंदी में आलिंद और निलय कहा जाता है। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हैं। यहाँ पे हम समझने वाला पार्ट समझते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये जो परिसंचरण तंत्र है इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं। तो पहला तो हार्ट है, दूसरा है ब्लड, और ये जो ब्लड है ना ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है,
पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है तो इसको भी डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लड वेसल्स, जिसमें हमने पढ़ा आर्टरीज एंड वीन्स। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी इस इमेज के थ्रू। ये जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये है पहला चैम्बर, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये जो चारों चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं इनको कहा जाता है एट्रियम। नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको कहा जाता है वेंट्रिकल। अगर हम इसका सिंपल सा फिगर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा एट्रियम, नीचे वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा वेंट्रिकल। और इसको अगर हम 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक वॉल्व लगी है। सिंपल लैंग्वेज में एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दरवाज़ा बना हुआ है, जहाँ से लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है तो इसका नाम है मित्राल वॉल्व। अगर हम बात करें राइट एट्रियम की तो यहाँ से जब ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में तो यहाँ पे भी एक ऐसे वॉल्व लगा हुआ है, इसका नाम है ट्रिक्यूस्पिड वॉल्व। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वॉल्व है ना ये ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है, तो इस तरीके से ब्लड को पंप किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। यहाँ पे जो रेड एरो है ना, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रही हैं। तो ये होता है हार्ट का पूरा मैकेनिज्म और यही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे जो इमेज है ना, इससे आपको पूरी चीज़ें ओवरऑल समझ में आएंगी। यहाँ पे है लंग्स, यहाँ पे है हार्ट और ये है ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो ये लंग्स से आता है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद ये हार्ट जो होता है, यहाँ से जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुँचा देती हैं। अब ये जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं और उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उस ब्लड में छोड़ देते हैं। अब ये जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसी वजह से डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो हमारी वीन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो इसको लेकर के जाती हैं हार्ट के पास। और जब ये हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो इसको भेज देता है लंग्स के पास, ताकि लंग्स जो है इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर पाए। कल जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि ये जो लंग्स होते हैं यही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं, यानी कि ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि मैंने अलग से लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्योर ब्लड की, तो ये कैरी करती हैं आर्टरीज, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरीज का। ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्योर ब्लड की जो कि ब्लू कलर का होता है, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, इनको ले जाने का काम होता है वीन्स का। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है पल्मोनरी वीन का, इनको ले जाना होता है इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये कैरी करती हैं प्योर ब्लड। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए अलग से भी मैंने लिख दिया है। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि हमारा जो हार्ट होता है वहाँ से साउंड कैसे आती है। तो यहाँ से लब डब की साउंड आती है। लब की साउंड तब आती है जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि संकुचित होता है, तब यहाँ से लब की साउंड निकलती है। और जब फैलाव होता है, यानी कि जब वो फैलता है, तब वहाँ से डब की साउंड निकलती है। और ये जो संकुचन है और जो फैलाव है इसको हम सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाया है जिससे कि आपको समझ में आए कि ये रेड ब्लड कैरी कर रही है तो ये आर्टरीज है, और ये ब्लू वाले ब्लड लेके जा रहे हैं तो ये वीन्स हैं, यानी कि इम्प्योर ब्लड। और इनको जो कनेक्ट कर रही है वो यहाँ पे होती हैं कैपिलरीज। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए इमेज लगा दिया है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। कि एक बार प्योर ब्लड हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है हमारे हार्ट में।
वेना कावा के द्वारा, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के पास भेज दिया जाता है। यही है एक्सेप्शन। तो लंग्स के पास जब ये ब्लड जाता है तो ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वीन से फिर से हमारी हार्ट में आता है, और ये दोनों हैं एक्सेप्शन। क्योंकि इनको कैरी करना था प्योर ब्लड, लेकिन ये लेकर के जा रही हैं इम्प्योर ब्लड, और इनको कैरी करना था इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये कैरी करके ले जा रही हैं प्योर ब्लड। यहाँ पे हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करती है। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा आयोटा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट वीन कौन सी होती है तो वो होती है इंफीरियर वेना कावा। इसके अलावा एक दो पॉइंट आपको और ध्यान में रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि सब कुछ खुला हुआ है। खुला हुआ होने का मतलब कि यहाँ पे ना वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती जिसके द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करे। यहाँ पे आपको आर्टरीज, वीन या कैपिलरीज देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में वो पूरा का पूरा ऐसे खुला ही बह रहा होता है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये देखने को मिलता है इंसेक्ट में जो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, या फिर मोलस्का के जो भी हमारे यहाँ पे एनिमल्स आते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्लोज्ड हो। क्लोज कैसे होगा? जब हमारा ब्लड वेल डिफाइंड वेसल में बहेगा, यानी कि आर्टरीज में, वीन्स में, कैपिलरीज में, तो वहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये वर्टिब्रेट्स में तो देखने को मिलता है, यानी कि हम ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म है ना, इसको होना तो चाहिए था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन ये आते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। यानी कि इनके अंदर का भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें वेल डिफाइंड वेसल्स पाई जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। तो डबल सर्कुलेशन तो मैंने आपको बताया कि जब ब्लड एक बार लंग्स से हार्ट में आता है, हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, वहाँ से लंग्स के पास जा कर के क्लीन हो करके फिर से आता है हार्ट में। तो ये ना 2 बार यहाँ पे ब्लड आ रहा है हार्ट में, उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये देखने को मिलता है बर्ड्स में एंड मैमल्स में। मैमल्स में हम भी आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सिंगल सर्कुलेशन की, तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्लड को एक बार ही हार्ट के पास आना पड़ा, एक ही बार इसका सर्कुलेशन हुआ। ये होता है फिशेस में, रेप्टाइल्स में एंड एम्फीबियंस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र करते हैं। तो इसको मेज़र किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है नॉर्मल सिस्टोल एंड नॉर्मल डायस्टोल। ये जो सिस्टोल है इसका मतलब है हार्ट का सिकुड़ना। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो वो कितना सिकुड़ता है? नॉर्मली 120। यहाँ पे जो mmHg लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉर्मल डायस्टोल, यानी कि हमारा हार्ट जब रिलैक्स होता है, जब फैलता है तो कितना फैलता है? तो 80। और ये जो mm/Hg है इसका मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्ट बीट की जो रेट होती है वो एडल्ट्स में कितनी होती है। तो एडल्ट्स की जो हार्ट बीट का रेट होता है वो होता है 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है वो 72 बार होती है। अगर हम इन्फेंट या चाइल्ड की बात करें तो इनका जो हार्ट बीट का रेट होता है वो होता है 120 से 150 पर मिनट में। एथलीट्स जो होते हैं इनका होता है 60 से 68 टाइम्स पर मिनट। अगर हम बात करें उन लोगों की जो रनिंग करते हैं या जिम करते हैं तो इनका जो हार्ट बीट का रेट होता है वो होता है 92 से 120 पर मिनट। और जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, इनका जो हार्ट बीट रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 200 पर मिनट।
ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसी वजह से मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में कंप्लीट है। इसको आप एक दो बार देख के रिवाइज कर लीजिएगा तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।